नमस्कार, मैं सरोज कुमार। सभा में एक बार फिर से सभी का स्वागत है। मित्रों, नीति, नियत और नेता, ये तीन शब्द राजनीति के गलियारे में अक्सर गूंजते रहते हैं। यानी जैसा नेता वैसी नियत और नीति भी वैसी ही। अगर नीति से जनहित नहीं सध रहा तो समझ जाइए कि नीति नियंता की नियत अच्छी नहीं है। निश्चित तौर पर वो कुनीत की राह पर है, और कुनीत हमें कहाँ ले जाती है इसे बताने की जरूरत नहीं। अब आपके मन में सवाल होगा कि अचानक हम नीति और नियत पर क्यों आ गए। आज का हमारा विषय तो कुछ और है। दरअसल आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं उसके पीछे जो खेल चल रहा है वो इसी नीति नियत का घालमेल है। और ये घालमेल इस बात को रेखांकित कर देता है कि पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली सरकारी कर्मचारियों के लिए क्यों बेहद जरूरी है। तो जैसा कि आप जानते हैं, इस समय देश में नई पेंशन व्यवस्था यानी एनपीएस लागू है। सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन व्यवस्था यानी ओपीएस की बहाली के लिए लामबंद है। आज हम इन दोनों व्यवस्थाओं के विस्तार में नहीं जाएंगे, क्योंकि इन पर हम पहले ही अलग अलग एपिसोड में चर्चा कर चुके हैं। ये दोनों एपिसोड हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। आज एनपीएस की आड़ में सरकारी कर्मियों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, हम उसे आप सभी के समक्ष रखने की कोशिश करेंगे। मित्रों, हम मूल मुद्दे पर आएं इसके पहले सरसरी तौर पर एक नज़र एनपीएस के घटनाक्रम पर डाल लेते हैं। दरअसल 22 दिसंबर 2003 की एक अधिसूचना के जरिए ओपीएस को समाप्त कर दिया गया, और इसके साथ ही 1 जनवरी 2004 से पूरे देश में एनपीएस लागू हो गया। यानी 22 दिसंबर 2003 के बाद केंद्र और राज्य सरकारों में जो भी नियुक्तियां हुई वे सभी कर्मचारी एनपीएस के अधीन हैं। सिर्फ पश्चिम बंगाल की स्थिति अलग है, क्योंकि वहां की सरकारों ने आज तक एनपीएस लागू नहीं किया, वहां पर ओपीएस बरकरार है। अब एनपीएस एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कर्मचारी हर महीने अपने वेतन का 10% हिस्सा पेंशन फंड में योगदान करता है। उतनी ही राशि का योगदान पेंशन फंड में सरकार भी करती है। कुछ सरकारें 14% का भी योगदान करती हैं, और इस पूरी रकम को पीएफआरडीए अपने फंड मैनेजरों के माध्यम से बाजार में निवेश करता है। इस तरह सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारी के पेंशन खाते में जो भी राशि बनती है उसका 60% हिस्सा एक मुश्त उसे मिल जाता है। बाकी 40% हिस्से का एन्युटी बीमा खरीदना होता है। प्रति माह पेंशन के रूप में मिलने वाली धनराशि इसी एन्युटी की राशि पर निर्भर करती है। यानी सेवानिवृत्त के समय कर्मचारी के पेंशन खाते में जितनी ज़्यादा धनराशि मौजूद होगी, प्रति माह मिलने वाली पेंशन की राशि उतनी ही अधिक होगी। दरअसल जब देश में पहली बार एनपीएस लागू किया जा रहा था, तब कर्मचारियों को सुनहले सपने दिखाए गए थे। बाजार में पैसा लगाने से खूब कमाई होगी और कर्मचारी माला माल हो जाएंगे। उस समय सब कुछ अंधेरे में था और कर्मचारी भी इस नई नवेली व्यवस्था के बारे में अनजान थे। मगर जब उन्हें इस व्यवस्था का अनुभव होना शुरू हुआ, तब उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। अब ओपीएस के तहत सेवानिवृत्त कर्मचारी को जहां अंतिम वेतन का आधा हिस्सा पेंशन के रूप में मिलता है, वहीं एनपीएस के तहत सेवानिवृत्त हुए कई सारे कर्मचारियों को उतनी भी पेंशन नहीं मिलती जितनी कि हर महीने उनके वेतन से कटौती हुई थी। कईयों को तो 1000-2000 रुपए पे ही बुढ़ापा काटना पड़ रहा है। जीवन भर की सेवा का बुढ़ापे में ये परिणाम वाकई में पीड़ादायक है। जाहिर तौर पर ये कर्मचारियों के साथ बड़ा धोखा है, और इस धोखे को अंजाम जिस तरीके से दिया जा रहा है वो अपने आप में उपन्यास का विषय है। इस विषय में कई किरदार शामिल हैं। पहला किरदार वो नियोक्ता है जहां कर्मचारी काम करते हैं। कर्मचारियों के वेतन से कटौती तो कर ली जाती है, मगर उसे पेंशन खातों में जमा ही नहीं किया जाता। अलग अलग तरीकों से उसे अलग अलग जगहों पर घुमाया जाता है। यानी उसका लाभ कर्मचारी नहीं, दूसरे उठाते हैं। अब इस दूसरे में तीसरे, चौथे, पांचवें कितने किरदार शामिल हैं, ये अपने आप में जांच का विषय है। फिलहाल एनपीएस में इस तरह की अनियमितता के मामले आए दिन सामने आ रहे हैं। एनपीएस में अनियमितता का ताजा मामला चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय का है, जिसे पहले मेरठ विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था। इस विश्वविद्यालय से संबद्ध अनुदानित महाविद्यालयों के लगभग 1100 शिक्षकों और कर्मचारियों के पेंशन खातों में
पिछले 2 वित्त वर्ष से कोई पैसा जमा किया ही नहीं गया, जबकि वेतन से कटौती हर महीने की गई। विश्वविद्यालय शिक्षक संघ मूटा ने क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को 23 नवंबर 2023 को इस संबंध में पत्र लिखा है। पत्र की प्रति राज्यपाल, उच्च शिक्षा सचिव और शिक्षा निदेशक को भी भेजी गई है। ये एपिसोड तैयार किए जाने के समय तक इस मामले में कोई प्रगति नहीं हुई थी। उत्तर प्रदेश में एनपीएस में अनियमितता का ये अकेला मामला नहीं है। राज्य के अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक और कर्मचारी भी एनपीएस में अनियमितता का शिकार हुए हैं। 25 जिलों के 4000 से अधिक शिक्षकों कर्मचारियों के पेंशन की रकम मनमाने तरीके से निजी कंपनियों में निवेश कर दी गई, मगर जिनका पैसा है उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं। राज्य के प्राथमिक शिक्षक भी अनियमितता की चपेट में है। नवभारत टाइम्स में 24 नवंबर 2023 को प्रकाशित खबर के अनुसार रामपुर में जब ये मामला सामने आया तो जिले के 480 प्राथमिक शिक्षकों ने इसकी शिकायत दर्ज कराई। बीएसए कार्यालय के सहायक लेखाकार से एनपीएस का काम वापस ले लिया गया। खबर के अनुसार और भी कई जिलों में ऐसे मामले सामने आए हैं। मित्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों के पेंशन खातों के साथ अनियमितता का यह मामला इतना व्यापक हो गया कि इसकी गूंज विधानमंडल तक सुनाई दी। विधान पार्षद ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने विधान परिषद में जब ये मामला उठाया तो सदन के नेता और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने इस पूरे मामले की जांच एसआईटी से कराने की घोषणा कर दी। अब जांच क्या होगी, किसे जिम्मेदार ठहराया जाएगा, ये तो भविष्य की बात है। फिलहाल तो शिक्षकों और कर्मचारियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो ही गया। अब उसकी भरपाई हो पाएगी, कह पाना कठिन है। हालांकि एनपीएस फंड के साथ अनियमितता की ये खबरें नई बात नहीं, अतीत में भी इस तरह की खबरें आती रही। एनपीएस गरीब की वो गाय बन चुकी है जिसका गोरस मालिक को भले न मिले, मगर दूसरे इसका लाभ उठा ही लेते। 3 साल पहले छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में स्थित कामधेनु विश्वविद्यालय में एनपीएस घोटाले का सनसनीखेज मामला सामने आया था। दैनिक भास्कर में प्रकाशित ये खबर बताती है कि 9 साल से शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन से कटौती तो हो रही थी, मगर पैसा पेंशन खातों में जमा ही नहीं किया गया। ये कोई 21.60 करोड़ रुपए का घोटाला था। ठीक इसी तरह का मामला 5 साल पहले राजस्थान के डूंगरपुर में सामने आया था। 2004 से 2011 तक शिक्षकों के वेतन से कटौती तो की गई, मगर पैसा पेंशन खातों में जमा नहीं किया गया। मित्रों, एनपीएस में अनियमितता के इन मामलों से आप समझ सकते हैं कि कर्मचारियों की बेहतरी के लिए बनाई गई ये व्यवस्था कितनी बेहतर है। अब हमें नहीं पता कि ऐसे और कितने मामले होंगे, मगर इतने मामले भी एनपीएस का ढोल पीटने वालों की पोल खोलने के लिए पर्याप्त। जाहिर है, अनियमितता सामने आती है तो सरकार कुछ न कुछ खानापूर्ति करेगी, मगर इसमें कर्मचारियों का जो नुकसान हुआ है या हो रहा है उसकी भरपाई कैसे होगी, कौन करेगा, इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं। बड़ी बात यह कि कर्मचारियों का संकट यहीं खत्म नहीं होता। यदि पैसा पेंशन खातों में जमा हो भी जाए तो भी गारंटी नहीं कि वो उन्हें वापस मिल जाएगा। दरअसल यहाँ इस मामले में एक नया किरदार जोड़ता है। जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि एनपीएस में पंजीकृत हर कर्मचारी का एक अलग पेंशन खाता होता है जिसे प्राण कहते हैं। प्राण यानी परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। हर महीने वेतन से काटी गई रकम इसी खाते में जमा होती है, जिसका प्रबंधन पीएफआरडीए करता है। पीएफआरडीए के पंजीकृत फंड मैनेजर इस रकम को बाजार में निवेश करते हैं। निवेश से हुई कमाई और खाते में जमा रकम के आधार पर ही पेंशन की राशि तय होती है। अब एक तरफ तो खाते में पैसा जमा नहीं हो रहा है, दूसरे अगर पैसा जमा हो भी जाए तो इसे निवेश जिस तरीके से किया जाता है उसकी अपनी अलग ही कहानी है। अब इसमें कोई शक नहीं कि इस पैसे का निवेश किसकी मर्जी से होता है। आपको याद होगा, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी समूह के शेयर जब डूब गए थे, एलआईसी ने तब भी समूह में निवेश किए थे और एलआईसी पीएफआरडीए का प्रमुख फंड मैनेजर है। अब आप ही बताइए, डूबती नाव की सवारी कौन करता है और भला क्यों करेगा? और यहां तो सवारी कोई और कर रहा है और डूब कोई और रहा है। जाहिर है, एलआईसी ने अपनी मर्जी से अडानी समूह में निवेश नहीं किए होंगे, कहीं से दबाव आया हो। वो दबाव कहां से आया होगा इसे बताने की जरूरत नहीं, आप उसे अच्छी तरह से जानते हैं। कहने का मतलब, कर्मचारियों के एनपीएस फंड के साथ नीचे से ऊपर तक बंदरबांट की जो स्थिति है, उसमें भी अगर 1000-2000 रुपए हर महीने पेंशन मिल जा रही है
तो मेरी राय में कर्मचारियों को अपने आप को किस्मत वाला मानना चाहिए। अब जरा सोचिए, कर्मचारियों के साथ ये कितना भद्दा मजाक है। हर महीने वेतन से एक सुनिश्चित धनराशि काटी जाने की गारंटी तो है, मगर काटी गई धनराशि सेवानिवृत्ति बाद उन्हें वापस मिल जाएगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं। और इसी व्यवस्था का नाम है एनपीएस। मित्रों, अब आप समझ गए होंगे कि ओपीएस बहाली की मांग को लेकर कर्मचारी क्यों इतने लामबंद हैं। दरअसल उनके लिए जीवन मरण का सवाल है, और इस सवाल का जवाब किसी और को नहीं, सरकार को देना है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड और पंजाब की सरकारों ने ओपीएस बहाल कर कर्मचारियों को सकारात्मक जवाब दिए थे। इससे दूसरे राज्यों और केंद्र पर भी दबाव बना था, मगर हालिया विधानसभा चुनाव के परिणाम इस दबाव पर भारी पड़ गए। कर्मचारियों ने वोट फॉर ओपीएस का नारा दिया था, मगर यह नारा नकारा साबित हुआ। अब ऐसा क्यों हुआ, इस पर हम अगले एपिसोड में विस्तार से बात करेंगे। अभी का सवाल यह है कि क्या अब कोई नया राज्य या केंद्र इस मुद्दे पर विचार करेगा? क्या राजस्थान और छत्तीसगढ़ में ओपीएस बरकरार रह पाएगा? फिलहाल इस प्रश्न का सही जवाब किसी के पास नहीं, मगर उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से इस मुद्दे पर जो जवाब आया है, उससे थोड़ा अंदाजा लगाया जा सकता है। दरअसल राज्य विधानमंडल में एक प्रश्न के जवाब में सरकार ने साफ कर दिया कि ओपीएस बहाली की उसकी कोई योजना नहीं है। जाहिर है, जब भाजपा बगैर ओपीएस के चुनाव जीत रही है, तो उसकी सरकारें इस मुद्दे पर विचार क्यों करेंगी? वैसे भी ये कोई छोटा मोटा सवाल है नहीं, 10 लाख करोड़ रुपए के भारी भरकम एनपीएस फंड का सवाल है। पूरे देश में एक साथ ओपीएस बहाल करने का सीधा अर्थ होता है कि एक झटके में ये पूरा फंड हाथ से निकल जाएगा। ऊपर से खजाने से पेंशन देनी होगी। अब इससे तो सरकार का पूरा खेल ही बिगड़ जाएगा, और यदि इस दिशा में कुछ नहीं किया जाता है तो कर्मचारियों का भविष्य चौपट हो जाएगा। अंत में अर्थव्यवस्था का नुकसान तो होना ही। मित्रों, ओपीएस हर पैमाने पर हर किसी के हित में है, ये देश हित में है। हम इस बात को पहले भी कह चुके हैं और आज भी दोहरा रहे हैं। इसके ठीक उलट एनपीएस हर किसी के लिए हानिकारक है, देश और देश की अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक है। अनियमितता और भ्रष्टाचार का स्रोत ये साबित हो ही गया है। इसलिए जरूरी है पूरे देश में समान रूप से एक साथ ओपीएस बहाल किया जाए। उम्मीद है सरकार इस अमृतकाल में कर्मचारियों के हित में न सही, देश हित में जरूर बड़ा दिल दिखाएगी। तो मित्रों, आज की सभा में फिलहाल इतना ही। अपने सुझाव और विचार से हमें अवगत कराते रहें, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हमें इंतजार रहेगा। जल्द मिलेंगे एक नए विषय, नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत।